मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेंस और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्नों को देखा जाएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, अपवर्तनांक से तीन तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो बन सकता है अपवर्तनांक निकालने के लिए कह सकता है आपको प्रकाश की चाल या तरंगदैर्ध्य के संबंध में। एक कह सकता है अपवर्तन और आपतन और परावर्तन अपवर्तन कोण के संबंध में। और एक जो होता है दो या तीन माध्यम एक साथ दे दिए जाएं और उनके अपवर्तनांक दिए हुए हों और उसमें से किन्हीं दो माध्यमों के बीच का अपवर्तनांक आपसे पूछा जाएगा। देखिए, इसमें से अगर हम पहला देखें प्रकाश की चाल के संबंध में कैसे पूछेगा अपवर्तनांक निकालने के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। जब हमको किसी माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होता है, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 1n2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बताना किसका, हमको दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताना है। वो अभी किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष हमको बतलाना है। तो देखिए, जो पहले होता है वह ऊपर लिखते हैं और जो दोबारा होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो अपवर्तनांक इस पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए, यहां से दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक हो सकता है आपको पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हो और उसका अपवर्तनांक पूछा जाए, या तो आपको किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हो और अपवर्तनांक दिया हो, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा जाएगा। ये दो टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और आपको पता है निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन में दिया है तब भी ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है और हमको जरूरत है इसकी तो हम कितना रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रख लेंगे। तो यह तो पहला हो गया, जब प्रकाश की चाल दिया हो उसके आधार पर हमको अपवर्तनांक निकालना। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कोण से संबंधित हो सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपका यह एक माध्यम है, इसके ऊपर आपका एक पहला माध्यम है और नीचे दूसरा माध्यम है। यह माध्यम मान लीजिए सघन है और यह विरल माध्यम है, मतलब प्रकाश की किरण जो है सघन से विरल में जा रही है, तो प्रकाश का मार्ग यह होना चाहिए था। आपको पता है जहां प्रकाश की किरण आकर के आपतित होती है वहां पर हम लोग अभिलंब खींच देते हैं, यह हो गया अभिलंब। यह जो कोण होता है इसी को कहा जाता है आपतन कोण, इसको दिखाया जाएगा आई से। प्रकाश की किरण का जो मार्ग था यह था, अगर प्रकाश का माध्यम नहीं बदलता तो प्रकाश की किरण ऐसे सीधी निकली होती, लेकिन माध्यम बदल गया, प्रकाश सघन से विरल में जाने लगी, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और विचलित होने के बाद यह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट करके जाएगी क्योंकि सघन से विरल में जा रही है। तो यह इस तरीके से प्रकाश की किरण निकल गई। तो यह अभिलंब और अपवर्तित किरण, इसको बोला जाता है अपवर्तित किरण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तन कोण, और इसको स्मॉल r से दिखाया जाता है। अगर हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालें 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो पहले माध्यम में बना कोण, पहले माध्यम में बने कोण कीजिए बटे दूसरे माध्यम में बने कोण कीजिए।
साइन आई बटे साइन आर। 1n2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। अगर हमको 2n1 निकालना हो, 2n1 मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम में बने कोण कीजिए साइन आर बटे पहले माध्यम में बने कोण की ज्या साइन आई। यह हमको मिल गया अपवर्तनांक का फॉर्मूला कोण के संबंध में। अब इसमें देखिए दो टाइप का हो गया। तीसरा टाइप क्या हो सकता है इसमें, जब दो या दो से अधिक माध्यम एक साथ दिए हों और उनके अपवर्तनांक दिए गए हों, तो उनमें से किसी माध्यम के सापेक्ष अगर हमको अपवर्तनांक निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए देखिए, अगर साथ में 3 माध्यम दिए गए हों तो उन 3 माध्यमों को इस प्रकार से हम व्यवस्थित करेंगे। पहले तो हम उसमें चेक कर लेंगे कौन विरल माध्यम है, कौन सघन माध्यम है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से तुलना करेंगे कि दो को लेकर के इसमें से कौन विरल है, कौन सघन है। तो उनको व्यवस्थित करने के लिए आपके पास 2 रास्ते होंगे। पहला, यह सघनता और विरलता देखने का, अगर पदार्थ की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, अगर ठोस द्रव गैस में है तो जो गैस है वह विरल होगा, उससे सघन द्रव होगा और सबसे ज्यादा सघन ठोस होगा। अगर जो द्रव है या गैस है तो प्रॉब्लम हो जाती है कि सघन कौन है, विरल कौन है। इसको देखने के लिए हम लोग अपवर्तनांक का सहायता लेते हैं। अपवर्तनांक की सहायता से हम बता देते हैं जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वह विरल सघन होता है और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह विरल होता है। इस तरीके से तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले उन 3 माध्यमों को विरलता से सघनता की ओर व्यवस्थित कर लेंगे, विरलता से सघनता की ओर व्यवस्थित कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास 3 माध्यम दिया हुआ है, वायु, जल, कांच। हमने क्या किया, सबसे पहले विरल लिया, उसके बाद उससे सघन लिया, उसके बाद सबसे ज्यादा सघन, कांच सबसे ज्यादा सघन ले लिया। अब क्या करेंगे, इस पहले माध्यम को फिर रिपीट कर देंगे। अब देखिए यहां से निकलेगा AnW, क्या निकलेगा AnW। AnW का मतलब क्या हुआ, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यहां से देखिए क्या निकलेगा WnG, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और यहां से निकल जाएगा GNA इक्वल टू 1। मतलब इनके अपवर्तनांकों का गुणनफल क्या होगा, सदैव 1 होगा। इनके अपवर्तनांकों का गुणनफल सदैव 1 होगा। देखिए अगर हमारे पास वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, हमको निकालना हो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो क्या कर देंगे 1/WNA, उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो बदल जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक में। किसी को भी हमको चेंज करना हो, जैसे देखिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हमको अगर निकालना हो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो GNA इक्वल टू 1/ANG। प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। इन्हीं 3 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए आज के हम लोग क्वेश्चन देखा जाएगा इस वीडियो में। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है इसका पहला, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। तो निर्वात के सापेक्ष
निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। कांच का अपवर्तनांक बताइए। कांच का अपवर्तनांक बताइए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए, निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जब किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकाला जाता है तो उसको सिर्फ n से दिखा देते हैं। तो हमको क्या चाहिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा 2 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा और 3 में 2 का भाग करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 10, 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक कितना मिल जाएगा, 1.5 मिल जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो और उसका अपवर्तनांक 4/3 हो। जल का अपवर्तनांक कितना हो, 4/3 हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। अगला क्वेश्चन क्या कहा दे, मतलब अगले क्वेश्चन में आपको अपवर्तनांक दे दिया जाए और प्रकाश की चाल पूछी जाए। जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। निर्वात में आपको क्या करना है, प्रकाश की चाल बताना। देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है आपको, n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸। आपको जल का अपवर्तनांक दिया, तो जल का अपवर्तनांक किसके दिया होगा, निर्वात के सापेक्ष, तो n बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। देखिए आपको चाहिए क्या, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, n गुणा, हमको चाहिए निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, जल में प्रकाश की चाल गुणा n, जल में प्रकाश की चाल। देखिए n का वैल्यू कितना दिया, 4/3, और जल में प्रकाश की चाल कितना दिया, 2.25 × 10⁸। अगर हम इसमें भाग करें तो 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20, 7 × 28, 28 × 2 = 30 × 10⁸, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2 है तो जल में प्रकाश की चाल बताइए। दिया क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अर्थात आपके पास ANG का वैल्यू ANW, W जल को W से दिखाएंगे तो ANW बराबर कितना दिया 2, और जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा ANW बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। आपसे पूछा क्या जा रहा है, जल में प्रकाश की चाल को पूछा जा रहा है। तो जल में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा ANW। देखिए जल में प्रकाश की चाल, देखो वायु में प्रकाश की चाल दिया नहीं है, लेकिन हमको पता है वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बटा 2। ANW का वैल्यू कितना दिया 2, तो 2 से अगर हम इसमें डिवाइड करें 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी जल में प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि निर्वात में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल की तिगुनी हो तो जल का अपवर्तनांक बताइए। आपको यहाँ पर जल में प्रकाश की चाल जो है, जल में प्रकाश की चाल की तिगुनी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। अगर हम मान लें कि जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल v है, जल में प्रकाश की चाल कितनी है v है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, निर्वात में प्रकाश की चाल 3v हो जाएगी। आपसे पूछा क्या जा रहा है, अपवर्तनांक बताना किसका, जल का। जल का अपवर्तनांक हमको किसके सापेक्ष बतलाना होगा, निर्वात के सापेक्ष बतलाना होगा। तो निर्वात के सापेक्ष अगर हम जल का अपवर्तनांक निकालेंगे यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया 3v, और जल में प्रकाश की चाल दिया है v, v से v कैंसिल हो जाएगा, n बराबर कितना मिल जाएगा 3। तो आपको यहां से मिल गया जल का अपवर्तनांक कितना होगा 3 होगा। अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन में यह फिगर दे रखा, 2 फिगर आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पर पहले फिगर में अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर एक ऊपर एक माध्यम है और नीचे दूसरा माध्यम है। प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो यहाँ पर यह हमारा सीमा पृष्ठ है और यह हमारा आपतित किरण है। तो सीमा पृष्ठ और आपतित किरण के बीच का कोण 45 डिग्री है, और यहाँ पर सीमा पृष्ठ और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो कह रहा कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। अभी हमने आपको बताया कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अगर हमको अपवर्तनांक निकालना हो कोण के पदों में, तो पहले माध्यम में बना आपतन कोण, या पहले माध्यम में बना क्या आपतन कोण की ज्या साइन आई, बटे दूसरे माध्यम में बने अपवर्तन कोण की ज्या, पहले माध्यम में बने आपतन कोण की ज्या बटे दूसरे माध्यम में बने अपवर्तन कोण की ज्या। पहले अब हम लोग ये जानेंगे आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। मतलब हमको यह कोण चाहिए, यह आई है।
अगर यह 45 है तो यहाँ से टोटल कितना होगा 90 होगा, और 90 में से अगर 45 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 45 डिग्री बचेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ से पूरा कितना होगा 90 डिग्री होगा, और ये इतना कितना है, ये आपका 30 डिग्री है। जब यह 30 है तो ये वाला कितना होगा, यह हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से साइन 45 बटे साइन 60, कितना हो जाएगा साइन 45 बटे साइन 60। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है करड़ी में 3/2। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू को पुटअप करें तो हो जाएगा 1/√2 बटे √3/2, अर्थात 1n2 बराबर आपको मिल जाएगा 2/2√3। √2 से अगर हम नीचे ऊपर गुणा कर दें तो हो जाएगा 1n2 बराबर 2√2/2√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1n2 बराबर √2/√3, अर्थात √2 का वैल्यू 1.414/1.732। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 0.82। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 0.82 हो जाएगा। इस फिगर को देख लिया जाए। इस फिगर में ऊपर वायु है और नीचे जल है, अर्थात प्रकाश की जो किरण है वह वायु से जल में जा रही है। प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है, अर्थात वायु के सापेक्ष हमको जल का अपवर्तनांक बताना है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताना, फिर वही काम होगा, वायु में बना आपतन कोण कीजिए बटे जल में बने अपवर्तन कोण कीजिए। वायु में बने आपतन कोण कीजिए बटे जल में बने अपवर्तन कोण कीजिए। लेकिन यहाँ पर यह देखिए, सीमा पृष्ठ और आपतित किरण के बीच का कोण दिया हुआ है। हमको चाहिए क्या, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण चाहिए। करेंगे अभिलंब खींचेंगे, यह अभिलंब खींच दिया। देखिए अब हमको क्या चाहिए, आपतन कोण चाहिए और अपवर्तन कोण चाहिए। आपतन कोण क्या होगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होगा। देखिए यहां से यह कोण कितना होगा, यह होगा 90 डिग्री का, और यहां से यहां तक कितना है 135 का। तो जब यह 90 है तो कितना होगा 45 डिग्री का हो जाएगा। और यहां पर भी देखिए हमको यह कोण चाहिए, यह है आपका अपवर्तन कोण। यहां से टोटल यहां तक है 120, और यह लंब है तो लंब से यहां तक कितना होगा 90 डिग्री का, तो ये कितना बन जाएगा 30 डिग्री का बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, साइन आई मतलब साइन 45/sin30। देखिए साइन 45 का मान कितना बताया, अभी हमने बताया साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 30 का मान 1/2। तो ये हो जाएगा 1/√2/1/2, अर्थात 2/√2, अर्थात यह आपको मिल जाएगा ANW बराबर √2 का। कैसे, इसमें क्या करेंगे, √2 से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। जब √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √2 बच जाएगा। इसका वैल्यू हम लिखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक √2 कह सकते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं 1.414। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा 1.414। अब इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहा, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/5 और 5/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास यहाँ पर क्या ना 3 माध्यम है, वायु है, जल है और कांच है। तो इसमें दिया क्या, पहले हम लोग यह देख लेते हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को किससे दिखाएंगे, ANW से। कितना है 4/5। फिर क्या दे रखा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब ANG बराबर 5/2। पूछ क्या रहा है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक GNW पूछ रहा है। जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष पूछा जाता है वो पहले होता है, और जिसका पूछा जाता है वह बाद में होता है। तो हम क्या करेंगे, इन 3 माध्यमों को पहले व्यवस्थित करेंगे। आपके पास क्या है, A है,
फिर W है, फिर G है, फिर A रिपीट हो जाएगा। अगर हम इनसे फॉर्मूला बनाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ANW बनेगा, WNG बनेगा और GNA बनेगा, इक्वल टू 1 होगा। अब हम देखेंगे हमको क्या पता है, क्या पूछ रहा है। ANW ठीक है, WNG नहीं, हमको क्या चाहिए, GNW चाहिए, अर्थात WNG को हमको GNW में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। और एक काम और हमको करना पड़ेगा, हमको क्या चाहिए, GNA यहाँ पर है और हमको क्या मिला है, ANG मिला, इसको भी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ANW बराबर यह हो जाएगा 1/GNW, 1/GNW और ये हो जाएगा 1/ANG इक्वल टू 1 का। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ से ANW बराबर GNW गुणा ANG। वैल्यू को पुटअप करें, GNW का वैल्यू कितना दे रखा है, GNW तो हमको चाहिए, तो इसको पक्षांतर करेंगे इस साइड में, तो यह हो जाएगा GNW बराबर ANW बटा ANG। तो GNW बराबर ANW का वैल्यू कितना दे रखा है, ANW का वैल्यू दे रखा है 4/5 बटे ANG का वैल्यू कितना दे रखा है 5/2। तो GNW बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 8/25। यह हो जाएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना 8/25 अर्थात 8:25 का हो जाएगा आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.2 है और किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक 1.8 है। तो द्रव के सापेक्ष उस पारदर्शी द्रव के सापेक्ष पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक आपको बतलाना है। अगर जो वायु को हम लोग यहाँ पर A से दिखाएं, वायु को हम किससे दिखाएं, A से दिखाएं, और पारदर्शी द्रव को L से दिखाएं, पारदर्शी ठोस को S से दिखाएं, तो यहाँ से यह हमारे पास चार माध्यमों का व्यवस्थित क्रम ALSA बन जाएगा। क्वेश्चन में दिया क्या है, वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक मतलब ANL कितना दिखा है 1.2 और दिया हुआ है वायु के सापेक्ष ठोस का ANS इक्वल टू 1.8। अगर हम यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, ANL इंटू LNS इंटू SNA इक्वल टू 1 का। देखिए ANL हाँ ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ ANS नहीं है, हमको क्या चाहिए SNA चाहिए, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा ANL इंटू LNS इंटू 1/ANS इक्वल टू 1 का। हमको क्या चाहिए, LNS चाहिए, मतलब द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक। तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ANS बटा ANL। वैल्यू को पुटअप किया जाए, ANS का वैल्यू कितना दिया है, ANS का वैल्यू दिया 1.8 और ANL का वैल्यू दिया है 1.2। 3 6 18 6 दूना 12 3/2 अर्थात आपको मिल गया यहाँ से LNS इक्वल टू 1.5। उस पारदर्शी द्रव के माध्यम के सापेक्ष अगर पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक निकाला जाएगा तो कितना होगा 1.5 होगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चनों को देख लिया। इसके अगले वीडियो में हम लोग लेंस से संबंधित क्वेश्चनों को देखा जाएगा।